बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के 12 मुकामात पर हमले नाकाम, 58 दहशत गर्द जहन्नम वसाल कर दिए गए। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सियासी व अस्करी ताउन से तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। एक तरफ हुकूमत फ़ौज पार्टनरशिप से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन एहतजाज से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI को कबल अज़ वक्त इलेक्शन की ऑफ़र दी, ना ही कोई मफाहमती फार्मूला दिया गया है। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश ज़रूर की थी, लेकिन अगर कोई मुफाहमती फार्मूला नहीं आएगा तो कैसे सियासी अदम इस्तेहकाम दूर हो पाएगा और कैसे मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानब बढ़ पाएगा। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मुस्तफ़ा कमाल अहमद पाशा साहब और सीनियर साफ़ी कॉलम निगार तजियाकार जनाब मुबशर बुखारी साहब का मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम मुबशर बुखारी साहब से ही करते हैं। मुबशर बुखारी साहब, जैसा कि बात हो रही थी पॉलिसी की, आमतौर पर कहा दहशत गर्दी के पीछे जो है वो पॉलिसियों का फुकदान है। अगर पॉलिसियों का तसलसल रखा जाए तो फिर जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब का कहना था, तो ये ना सिर्फ दहशत गर्दी पर लेकिन सहूलतकारी पे भी काबू पाया जा सकता है। इस बारे में आपका क्या ख्यालात हैं? क्या वाकई पॉलिसियों के फुकदान के बायस हम इस नासूर से निजात हासिल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, पॉलिसीज का फुकदान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक तो कंफ्यूज पॉलिसीज और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें लूप होल्स थे। मसलन अगर मैं आपको अर्ज करूं तो 1997 में एंटी टेररिज्म लॉ आया पाकिस्तान में, लेकिन उस एंटी टेररिज्म लॉ को हमने आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया या पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ इस्तेमाल किया। और उसी दौरान अगर आप 97 के बाद भी देखें तो बहुत सारे मामला इस तरह के हुए कि वो उस लॉ का असल इस्तेमाल नहीं हो सका। मसलन उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि 2002 के इलेक्शंस में जब BA की शर्त लगाई गई तो उसके साथ ही हमारे कुछ हार्डलाइनर्स को या इंतहा पसंद लोगों को रिलीफ दिया गया कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं अपनी मदरसे की डिग्री के ऊपर। लेकिन ये भी चलिए कोई बात नहीं, लड़ना चाहिए, मैं तो ऐसे ही BA की डिग्री के हक में नहीं था। उसके साथ साथ ये भी किया गया, बलूचिस्तान में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो एंटी टेररिज्म लॉज के तहत तकरीबन वहां पे एक लेटर किया, मैंने रिपोर्ट किया था उस दौरान, एक लेटर के जरिए 40 दहशत गर्दी के केसेस इंतहा पसंद लोगों के खिलाफ विड्रॉ कर लिए गए। सो ये है वो कंफ्यूज पॉलिसी। फिर एट द सेम टाइम कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो एक वक्त में आपकी वॉच लिस्ट पे रहे, आपने बैन किए, लेकिन फिर उन्हीं ग्रुप्स के लोगों को आपने एडवाइजर लगाए रखा। फिर हमारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब बाकायदा इन इंतहा पसंद ग्रुप्स के मेंबर्स थे, लेकिन वो KP में खसूसी तौर पर बलूचिस्तान में वो अच्छी पोजीशन पे आ गए, इलेक्शन लड़के एडवाइजर बने, मिनिस्टर बने, और फिर उसके बाद वो स्पिल ओवर जो हुआ। सो अर्ज ये है कि पॉलिसीज अपनी जगह पे मौजूद हैं आपके। अब आप देखें डिपार्टमेंट्स कितने बन गए हैं, CTT अलहदा से, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, FI भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जगह पे पॉलिसीज भी मौजूद है, लॉज भी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें जो है जिसे आप ट्रांसपेरेंट कहते हैं वो नजर नहीं आती। यहाँ पे तो ये भी हुआ कि शेड्यूल 4 में साहबान शामिल थे जिनके खिलाफ मुकदमा थे दहशत गर्दी के, कत्ल के, और वो चौधरी निसार अली खान साहब हमारे वजीर दाखिला थे, उनसे मुलाकात करते हैं और उसी शाम उनका नाम शेड्यूल 4 से निकल जाता है। सो ये वाली जब तक पॉलिसीज रहेंगी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह रहेगी तब तक जो है ये मसला हल होने का नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया क्या इसके डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं। अब ये दहशतगर्दी जो हो रही है इसके पीछे अब क्लियर कट स्पॉन्सरशिप है
इंडिया की है, अफगानिस्तान की पहले भी थी, लेकिन हम नहीं मांगते थे, क्योंकि हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में थी। जब कहा करते थे, और ये लेट 90s में भी हुआ कि पाकिस्तान, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, पाकिस्तान की जानिब से 4 खतूत लिखे गए मुल्ला उमर को कि जनाब वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो एक्टिव हैं, उनके कैंप्स बंद किए जाए। लेकिन वो कैंप्स बंद नहीं हुए, और अभी भी वही है। हिब्बतुल्लाह अखवंद साहब जो है, उनको भी हम बार बार याद दहानी करवाते रहे, लेकिन सूरत हाल इसलिए वो नहीं कर सकते। जो कंफ्यूजन हमारे यहाँ पाया भी जाता है, और अब आके हम उसका इजहार करना शुरू हो गए। अच्छा, मेरे आप जैसे लोगों को तो पहले ही पता था कि आप अफगान तालिबान को टीटीपी से, या जिसे फितनातुल खारिज का नाम आप देते हैं, उससे अलहदा करके आप नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान की सबसे बड़ी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, यानी मैन पावर, वो आपको टीटीपी या उससे एफिलिएटेड नेटवर्क्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हीं से मिलती है। तो इसलिए उनसे ये तवक्को करना कि वो इनको रोक लेंगे, इनको बंद कर देंगे, ये एक फजूल तवक्को है। उसकी बजाय हमें दूसरी लाइन्स पे काम करना पड़ेगा। इनकी फाइनेंस लाइन को कट करना पड़ेगा, इनके जो नेटवर्क्स या इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उन्हें हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी उन पे, और हमें अपनी इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा एनहेंस करना पड़ेगा। मालपाशा साहब, जैसा कि मुबश्शिर साहब ने कहा, हमने अपने नाहलियों को, अपनी कोताहियों को जो है वो नज़रसानी करनी पड़ेगी अगर हमने दहशत गर्दी को खात्मा करना है, और हमने बयानिए से निकल अमली इकदाम की तरफ जो है वो रजू करना होगा। लेकिन हर दौर इक़्तिदार में यही कहा जाता रहा, इस बार भी बार बार कहा जाता है कि वजीर आजम कहते हैं जी कि मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहे। ये किसको बताया जाता है, ये किसको कहा जाता है? जंग जारी है, जारी रहनी है, ये बार बार ये बयानिया क्यों दोहराया जाता है मुस्तफा कमाल पाशा साहब, और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? अच्छा, बात ये है कि 2022 तक, 21-22 तक, जब तक अमेरिकन और ISAF फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद थी, उस वक्त तक जो तालिबान और टीटीपी, ये बिल्कुल 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप थे। ये हमें बड़ी क्लियर बात ज़हन के अंदर रखनी चाहिए। ये जो टीटीपी और इसके एफिलिएट्स थे, इनको अमेरिकन, इंडियंस, मोसाद, राज जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी के लिए। जबकि जो तालिबान थे, मुल्ला उमर वाले तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे। तो वो बिल्कुल 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप थे, उनको इकट्ठा करके हम नहीं देख सकते। ये दोनों इकट्ठे उस वक्त हुए हैं जब काबुल फतह हुआ, अमेरिकन फोर्सेस वहां से भागी, और तालिबान ने जो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे, उन्होंने काबुल फतह किया। और वहां से फिर, और हमने वो आपको याद होगा, ये जो मुबश्शिर बुखारी साहब जो चाय का कप पी रहे हैं, ऐसा ही एक चाय का कप पीते हुए एक तस्वीर शाया हुई थी जनरल फैज हमीद की। वहां से एक ब्रेकअप हमारा शुरू हुआ तालिबान के खिलाफ। कौन से तालिबान? वो तालिबान जो हमारे दोस्त थे, जिनको हमने 20 साल तक, जिनकी जदोजहद आजादी को हमने सपोर्ट किया। उसके बाद ये वहां पर स्प्लिट हुआ, और ये टीटीपी और जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, ये एक हो गए। ये फर्क हमें ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा, हमारी पॉलिसी जो है, जो इनको ताकत के जरिए खत्म करने की पॉलिसी है, मैं ये समझता हूं वो दुरुस्त है। इनके साथ मुज़ाकरात करके, यानी जो बंदूक की जुबान समझते हैं, उनको हम कहें कि हम मुज़ाकरात इनके साथ करके इनको संभाल लेंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इस वक्त जो हमारी रियासत की पॉलिसी है इनको कुचलने की, वो 100% दुरुस्त है। लेकिन इस पॉलिसी पर अंदरून मुल्क के अंदर जो है, जिस तरह का कंसेंसस होना चाहिए, मुझे वो कंसेंसस नजर नहीं आता है। इससे पहले भी जो हमने ऑपरेशंस किए दहशतगर्दों से, इन तालिबान से, तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों से अपने इलाके, बंदोबस्ती इलाके खाली कराने के, उन पॉलिसियों का एक हिस्सा कामयाब रहा,
यानी हमारी मुसल्लह फौज ने इन बड़ी कामयाबी के साथ इन दहशतगर्दों से अपने इलाकों को खाली करवाया। लेकिन उसके बाद जो सिविल नज्मो नस्क कायम किया जाना चाहिए था, वो हमारे सिविल इदारे वो काम, वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सके, जिसकी वजह से ये रीअक्ररेंस होती रही। ये तालिबान फिर बाद में फिर रीग्रुप होते रहे। अब भी मुझे ये लगता है कि हमारी मुसल्लह फौज तो मिलिट्री एक्शन के जरिए इनको कुचलने में कामयाब हो रही हैं, लेकिन क्योंकि उनके जो हमदर्द हैं, उनके जो सहूलतकार हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको खुल के बात करता हूँ कि आप देखिए कि इस वक्त हमारे जो बहुत बड़ी दहशतगर्द ग्रुप है वो केपीके के अंदर मौजूद है, जबकि हमारी मुसल्लह फौज उनको कुचल रही है। लेकिन जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की पीटीआई की जो हुकूमत है, वो हमारी उनको उनके साथ हमदर्दी रखती है और वो खुल्लम खुला इन मिलिट्री एक्शंस की मुखालफत करती है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मिलिट्री गेन होगा, जो हम ताकत के जरिए इनका सर कुचलेंगे, वो ये जो मिलिट्री एक्शन होता है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक वक्ती सोल्यूशन होता है कि उनको मार के, उनको नाकाम करके, उनकी बेसिस को खत्म करके इलाके को पाक किया जाए। लेकिन उसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसने करनी है? वो तो फौज नहीं कर सकती, वो करनी है सिविलियन और पॉलिटिकल इंतजामिया ने, जो कि उनके एक पेज पर लाना चाहिए ना। इसमें फैसला साजों का हर दौरे इक्तदार में फैसला साज फैसला करते रहे और अमली जामा अपने उस पॉलिसी को अपनाते रहे। उस वक्त वो अच्छी थी, आज बुरी है, आज वाली कल बुरी हो जाएगी। ये तो सिलसिला मुशर्रफ कमाल पाशा साहब जारी रहना। इसलिए तो मैंने कहा मुबशर बुखारी साहब कि ये हर वजीर आजम को हर नई पॉलिसी और फैसला साजों के चलते हुए, हाँ से हाँ मिलाते हुए ये क्यों कहना पड़ता है, और अब भी कहा जा रहा है कि जनाब आम सियासी जो है वो अक्सरी ताउन, वो जो है दहशतगर्दी की जो जंग है वो जारी रखेंगे और इसके खात्मे तक जो है, इसके कहने की क्यों जरूरत बार बार पड़ती है? देखिए, अब हमें ये रियलाइज हो गया है, माजी में चूंकि हमें ये रियलाइजेशन नहीं थी। माजी में तो हम मुख्तलिफ मकामात पे ये कहते रहे कि तालिबान तो मसला ही कोई नहीं है, टीटीपी तो मसला ही कोई नहीं है, हम तो 4 घंटे में वाइप आउट कर देंगे। माजी में हम ये भी कहते रहे कि जी ये तालिबान जो अफगान तालिबान है ये हमारे बच्चे, हमारे क्रिएटेड। तो अब हमें रियलाइज हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये आगे से प्रॉक्सीज बन चुके हैं, और चूंकि आपने सवाल ऐसा किया तो उसका जवाब भी आप जरा खुल के दे देंगे। अब ये प्रॉक्सीज बन चुकी है। ये जो हमारे बच्चे थे ये दूसरों की प्रॉक्सीज हैं, ये जिन्हें हम वाइप आउट 4 घंटे में कर सकते थे अब नहीं हो पा रहे। और उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नेशनल इंटरेस्ट में नहीं कहनी चाहिए, वो इसलिए मैं भी होल्ड बैक करता हूँ। कई मकाम ऐसे है कि आप इनको एक बड़ी जिक पहुंचा सकते थे, लेकिन इंटरनल रिफ्ट जो थी उस डिसीजन के ऊपर, उसमें हमने ग्राउंड रियलिटी को समझे बगैर रिलैक्सेशन दे दी। ये कैसे होता है कि सवात ऑपरेशन होता है और वहां पे बाकी कमांडर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन मुस्लिम खान और फजलुल्लाह जो हैं वो अफगानिस्तान भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये कैसे होता है कि मुस्लिम खान पकड़ा जाता है और फिर मुस्लिम खान को पीटीआई के दौरे हुकूमत में रिलीज करके अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। तो ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो स्प्लिट है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम का बायस है, और अब हमें इस बात का इदराक हो चुका है। चूंकि ये प्रॉक्सीज हैं, और जब प्रॉक्सीज होती हैं तो उसका जो जंग है या प्रॉक्सीज की एलिमिनेशन जो है वही मसले का हल होता है, उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होता। आप उन्हें वीक करेंगे, वो दोबारा अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं और फिर आ जाते हैं। इसलिए हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और अब चूंकि जब तक हम इन रियासतों के साथ जो उनको फ्यूल कर रही हैं उनके साथ किसी उस पे नहीं पहुंचते नतीजे पे, हाँ वो जंग की सूरत में हो या नेगोशिएशंस की सूरत में हो, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया से हमारा कोई नेगोशिएशन हो जाए, अफगानिस्तान से हो जाए, और उनके पीछे जो और भी ममालिक हैं, तो उससे पहले हमें ये जंग लड़नी ही पड़े। साहब,
जैसे कि एक तरफ वजीर आजम कह रहे हैं कि जनाब हम दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम अस्करी व सियासी ताउन से तरक्की की नई राहें भी जो हैं वो खोलते चले जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से मुशफ़ाक़ कमाल पाशी साहब? जी बुखारी साहब, आप उनका तो वीडियो लिंक प्रॉब्लम हुई है, आप ही इस हवाले से जरा प्लीज इज़हार ख्याल जी फरमाइए। देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो सिविलियन बालादस्ती के लिए बड़ा तगद्दो भी करती थी और उसके नतीजे में उस जद्दोजहद के नतीजे में अपनी हुकूमतों से हाथ भी धोती थी, उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि अब हम एक हाइब्रिड सिस्टम में रह रहे हैं और हाइब्रिड सिस्टम में भी आपकी जो बालादस्ती है वो ताकतवर हलकों की है और ऐसी सूरत हाल में अब उनका हर चूंकि मामले में इंटरफेरेंस भी है और उनकी होनी भी चाहिए। अब चूंकि हाइब्रिड सिस्टम है, जमहूरियत में नहीं होती, लेकिन बहरहाल मशवरा शामिल होता है। अब जो है हमारी ताकतवर हलकों का बीच में अमल दखल ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इस हकीकत को डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर आप देखें मुर्शद की जानिब, तो ये रविश शुरू हुई पीटीआई के दौर में, जब जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान कहा करते थे कि जनाब आर्मी चीफ जो है मुल्क का बाप होता है। फिर उन्होंने कहा जनरल बाजवा को मुर्शद का बहुत पता है, वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये रविश चलते चलते अब आ गई, लेकिन अभी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, जिसपे अभी कॉशन भी आया जब ईयू ने इंडिया के साथ वो अपना एग्रीमेंट किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगी, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन की तरफ से ये आई रिजर्वेशन और कंसर्न्स भी उन्होंने रेज किए। तो उसके जवाब में फिर यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स इन अनदर वे बढ़ रही हैं और वो है हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अभी तक जितने हमने तकरीबन $10 बिलियन से जायद के हम एग्रीमेंट कर चुके हैं और वो जो एक्सपोर्ट्स हैं, चलिए वो एक्सपोर्ट्स के काउंट में ही आएंगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी आने वाले सालों में कम होता नजर आएगा। तो अब ये एक रियलिटी बन चुकी है, इस पे क्या कहा जा सकता है? जी मुशफ़ाक़ कमाल पाशा साहब, जैसे कि मुबश्शिर साहब ने कहा कि एक तरफ जो है वो अक्सरी क़यादत और सियासी क़यादत यानी साहब इक़्तिदार के हाइब्रिड निज़ाम की वजह से मुल्क जो है वो मजबूती की तरफ गामजन है, तो दूसरी जैसे अपोजिशन के एहतजाज की वजह से जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। इस पर वो कैसे काबू पाया जा सकता है और इस गिरदाब से कैसे निकला जा सकता है मुशफ़ाक़ कमाल पाशा साहब? अच्छा देखिए, ये जो अदारों का और हुक्मरान सियासतदानों का जो इत्तेहाद है, हाइब्रिड निज़ाम जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, निज़ाम तो बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये इन दोनों के दरमियान इतनी यानी कुर्बत है कि दरमियान में से हवा भी नहीं गुजर सकती, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके नतीजे के अंदर जो बेनिफिट्स होने चाहिए, जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम तो क्लियर है कि नहीं है और अपोजिशन ने जो है वो खासा गड़बड़ मचाई हुई है और वो हुक्मरान इत्तेहाद के असाब पर सवार हमें नजर आती है। हुक्मरान इत्तेहाद जो है, हुकूमत जो है, हाइब्रिड निज़ाम जो है वो उनको कब्जे में कस भी रहा है, लेकिन वो उनको उनके जो मनफी असरात है उनकी तहरीक के उसको कमजोर करने में हमें नजर नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुआशी इस्तेहकाम आना चाहिए था और जो मुआशी तरक्की होनी चाहिए थी, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। एक आम आदमी जो है वो बुरी तरह पिस रहा है। तवानाई के जो मसाइल हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काबू में नहीं है और इनके नतीजे के अंदर जो है वो महंगाई जो है वो बुरी तरह है, रुपए की कीमत जो है वो कम है
और कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल फर्स्ट दर्जे पर है, और खते गुर्बत से जो लोग हैं नीचे जाने वाले, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और आने वाले दिनों में भी ये हमें नजर नहीं आता है कि कोई मुआशी तरक्की ऐसी होगी, सरमायाकारी होगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ेगी। ऐसा होता हुआ तो हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जी 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 मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं जैसे समझता हूँ कि जी जी जरूरत इस बात की है कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए जो अपोजिशन के साथ जो बातचीत है, जो डायलॉग है, उसको रीइंफोर्स करना चाहिए और उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कम से कम सियासी इस्तेकाम जो है वो पैदा हो और उसके नतीजे के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी की हालत है वो खत्म हो या कम हो। जी मुबश्शिर बुखारी साहब, जैसा कि सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है और इसके लिए कोई मुफाहमती फार्मूला जो है वो आना चाहिए। इसकी गूंज भी सुनाई दे रही थी, आम एक कहा भी जा रहा था कि हम हुकूमत ने कोई फार्मूला जो है वो अपोजिशन को दिया है मुफाहमती, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने जो है, जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये बांगे दौल वाज़िया कर दिया है कि कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी शराइत नहीं पेश की गई। हाँ अलबत्ता मिसाक इस्तेहकाम की जो थी यौम आज़ादी के मौके पर मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो बात ज़रूर की थी। अच्छा, जब ये इस तरह के बयानिया, इख्तलाफ बयानिया आता रहेगा तो कैसे कोई मुफाहमती फार्मूला आएगा और कैसे जो है इस मुल्क में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम लाया जा सकेगा? जी जी देखिए, मसला ये है कि एक बात तो ये कि अपोजिशन जो है वो, मेरा ख्याल है कि वो इतनी वाइब्रेंटली जो है ना ग्राउंड के ऊपर नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर वो जरूर है। आप सोशल मीडिया में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें तो उसके मुताबिक जो है वो, लेकिन फिर भी टिकटॉक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सोशल मीडिया पे तो अपोजिशन वाकई बड़ी मजबूत है। ग्राउंड पे बुनियादी तौर पे हुकूमत खुद ही कमजोर है, और वो इसलिए कमजोर है कि पार्लियामेंट को आपने उतना वाइब्रेंट ही नहीं रखा हुआ। यानी पार्लियामेंट की वक़्त कितनी को है वो हमारे सामने ही है। वो जो पार्लियामेंट एक कानून पास करने में महीनों लेती थी, महीनों कानून को पैक्ट किया जाता था, उसको फिल्टर किया जाता था, सबको साथ दिया जाता था। अब मिनट्स में कवानीन ऐसे करके आप इजलास में जाते हैं, आपको मुसवदा मिलता है और साथ में इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने आइज कहना है, इस तरीके से। सो पार्लियामेंट को वीक करके एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ। दूसरी तरफ एक सूबा यानी केपी वो हुकूमत के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ या हमारे ताकतवर हलकों के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये अपनी जगह पे एक क्राइसिस है। लेकिन इससे बढ़ के बात करूं, अभी आप एक नई बाज़गश सुन रहे हैं जी, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, और वो जो साहब है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, एमक्यूएम के रहनुमा है, बल्कि एमक्यूएम का अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाया, फिर मर्ज किया। यानी वो भी पैरा ट्रूपर हैं अगर देखा जाए तो। वो कह रहे हैं जी कराची को वफाक कंट्रोल कर ले। इससे बढ़ के गवर्नमेंट खुद ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे पैदा कर सकती है? मेरा ख्याल है कि इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट को खुद ही इदराक नहीं है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है। सिंपली आप पार्लियामेंट को मजबूत करें, वहां पे वो ऐसा फोरम है जहां पे आप हर मसले को डिस्कस करें और हर मेंबर को हक दें कि उस पर खुल के अपना इजहार राय करे, तो यकीनन आपको ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कम होती नजर आएगी। लेकिन इस तरह नहीं हो रहा, और उसमें मैं समझता हूँ हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। ये जब फेडरल गवर्नमेंट की बात कही मिनिस्टर ने, अगरचे वो एमक्यूएम के हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उस पे कोई ना कोई रिएक्ट करना चाहिए था। फिर एक और चीज, हमारे बहुत सारे दोस्त, सहाफी दोस्त भी 18th अमेंडमेंट के खिलाफ उसी कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं और बार बार उसके बात कर रहे हैं। उसमें सिंपल सी बात है कि मैं उन सहाफी दोस्तों से कहूंगा कि जब आप पंजाब की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगरचे मैं समझता हूं
कि वो परफॉर्मेंस भी बुनियादी तौर पे ऑप्टिक्स की परफॉर्मेंस है। ग्राउंड पे तो जो अभी एक वाकया हुआ भाटी गेट वाला मैन होल का, लेकिन उसमें ये असल में मैन होल में गिर गया, गिरते हैं पंजाब में भी अक्सर ही गिरते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि एक बंदा जो अपनी 9 साल बच्ची को लूज करके एक ट्रॉमा में जा चुका है, जिसकी वाइफ जा चुकी है, वो ट्रॉमा में है, वो लोगों को बता रहा है जिसमें गिर गई है लाशें तलाश करे, और उसको पुलिस ले जाती है, टॉर्चर करती है, और उससे कन्फेस करवाने की कोशिश करती है कि तुम कहो कि मैंने ये गलत करवाई और मैंने ही धक्का दिया, इस तरह की बातें। और उसके बाद हम इमीडिएटली प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन वो एसपी और एसएचओ उनके हवाले से आज रिपोर्ट आई है, तो अब एक्शन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन। मसला यह है कि यहाँ पे पंजाब में ये रुमाल बना है ब्यूरोक्रेसी ने, और लेकिन फिर भी जिस परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं पंजाब में तो बहुत अच्छी है जी, मैं भी मानता हूँ, चलिए कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। वो भी 18वीं तरमीम के मरहूने मिन्नत ही है। अगर 18वीं तरमीम के तहत वो सारा कुछ सूबों को ना मिल जाए तो शायद पंजाब को भी वो परफॉर्मेंस क्लेम करने में दुश्वारी हो। अपना मुस्तफा कमाल पाई साहब, और फिर एक ही आखिरी सवाल मुबश्शिर साहब से करेंगे। ये जो आमतौर पर मुबश्शिर साहब ने जिसकी निशानदेही भी की है कि हम ना पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा है, ना गुड गवर्नेंस को लाया जा रहा है, और दावा ये किया जा रहा है कि हम जो है वो मुल्क को जो है खुशहाली तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं, दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन हो चुके हैं, और हम जो हैं वो बहुत ही किसी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं, बगैर गुड गवर्नेंस लाए, बगैर पार्लियामेंट को मजबूत किए, हम लोग क्या सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं, माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? मुस्तफा कमाल पाई साहब। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है वो पर्सन स्पेसिफिक रही है, यानी वो इंस्टीट्यूशनल या सिस्टमेटिक नहीं रही कभी भी। आप देखिए मरीम नवाज साहब जो कुछ कर रही हैं अपने 2 साल दौरे हुक्मरानी में, वो वही चीजें हैं जो कभी उनके वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब जब पंजाब के वजीर आला थे वो करते थे, उसके बाद उनके चचा मियां शहबाज शरीफ साहब जो करते थे, अब वही चीजें जो हैं वो कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो तय बाजारी का मुहिम चलाई जा रही है एनक्रोचमेंट्स की, उन्हीं जगहों पर एनक्रोचमेंट्स को हटा के मियां नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते रहे, फिर उनके चचा क्रेडिट लेते रहे, अब ये क्रेडिट ले रही हैं। कहाँ, मतलब उसके बाद आपने देखा कोई सिस्टम था? उन्हीं जगहों से हमने वो एनक्रोचमेंट्स हटाई। वही मेन होल का रोना हम उस वक्त भी रोते थे, वही ट्रैफिक को बेहतर करने का हम दावा उस वक्त करते थे, वही मईशत को बेहतर करने के दावे हम नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में, सूबे की बात कर रहा हूँ, और अब ये कर रही हैं। क्या मुझे ये बताएं कि ये मेन होल जो है इनके ढक्कनों की बारे के अंदर चीफ मिनिस्टर का ये काम है, जो 13-14 करोड़ के अवाम के सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या उनका ये काम है कि वो खुद कहें कि मैं मेन होलों को देखती हूं? ये तो एक उस इलाके का जो एक 16वें या 17वें स्केल का अफसर है, ये उसकी ड्यूटी है। जैसे रोड्स पे जो बल्ब लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, क्या ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि उनको इंश्योर करे? ये एक 16वें स्केल के एहलकार का काम है। हमने इंस्टीट्यूशन, उनका काम नहीं है, लेकिन उनका काम ये तो है ना कि वो मेरिट पे जो है वो तैनातियां करें, वो उनका ये तो काम है कि अदारों को फाल बनाएं, उनका ये जिम्मेदारी तो है कि वो यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला करें। हजूर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने इदारों को फाल नहीं करने की कोशिश की, मेरिटोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया। हम सिर्फ ये काम करते हैं जिसके नतीजे में हमें शोहरत मिले, हमारी खबरें छपे, हमारी तस्वीरें छपे। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। क्या ये काम था बिलावल भुट्टो साहब का कि वो सिंध हुकूमत की वो प्रेजेंटेशन दें? उन्होंने दी, उसके बाद क्या हो गया? गुल प्लाजा का हादसा हो गया। ऐसा ही पंजाब में हुआ। चीफ मिनिस्टर साहिबा इस वाक्य से 2-3 दिन पहले कह रही थी कि मैंने ये देखती हूं, मैं ये ढक्कन जो है मेन होलों के, और वो मेन होल में गिर के बंदा जो है वो बच्ची और उसकी माँ जो है वो शहीद हो गई। क्या नतीजा निकला?
ये काम इदारों का है और इदारे भी हम फाल नहीं करते, हम सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और उसका नतीजा ये है कि हमारे अंदर कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी इदारा जो है सिवाय फौज के महकमे के कोई इदारा मुस्तहकम नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। पुलिस का, जैसे बुखारी साहब ने कहा, जब ये हुकूमत पंजाब नई नई आई थी तो एक पुलिस का सेल बनाया गया था, शिकायत सेल के जनाब आपका फौरन हो जाएगा। मेरा चोरी हुआ मोबाइल फोन, मेरा बटुआ चोरी हुआ गाड़ी में से, उसकी मैंने FIR दर्ज कराई, 1.5 साल हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं पुलिस को या वो शिकायत सेल को क्या कहूं? उस पर ये तो मेहरबानी है उनकी, आपकी FIR दर्ज हो रही, यहाँ तो FIR से भी दर्ज नहीं होती। वो आपके क्योंकि सीनियर सहाफी हैं, रसूख है, और आप मीडिया पे आते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो उन्होंने कर दी, वरना शायद ये FIR भी दर्ज नहीं होती। मुबशर बुखारी साहब, आखिरी सवाल। जी जी, बरामदगी नहीं हुई। जी हाँ, बरामदगी कोई नहीं हुई। वो कहाँ वो कहाँ होनी है? मुबशर बुखारी साहब, जैसा कि हमारे यहाँ तरजीहात हमारे हुक्मरानों की, हमारे वज़ीर आला की है ही नहीं। गुड गवर्नेंस लानी है, इस्लाहात करनी है, अवाम के मसाइल का तदार, उनकी तरजीहात तो गुडियाँ हैं, उनकी तरजीहात तो बसंत है, ये त्यौहार हैं। अवाम भूखे मर रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं, उनको 6, 7 और 8 की फिक्र पड़ी हुई है। जबकि गुज़श्ता कल भी, परसों भी और आज भी एक बच्चा के गले पे डोर फिर गई, आज एक नौजवान के गले पे डोर फिरी, 14 टंके लगा के फिर रहा है, और अब शुक्र करें वो बच गया है। लेकिन यहाँ तो कोई परवाह नहीं, उन्होंने तहिया कर रखा है कि जो हमने कह दिया वो करना, हमने बसंत 20 साल से बंद को बस लाना है। पता नहीं क्या इससे मुल्क को कोई तरक्की और खुशहाली मिल जाएगी, कोई इस्तेहकाम आ जाएगा, कोई जंग नई फतह कर लेंगे गुड़ियां उड़ा के। सर शाहिद साहब, चूंकि आपका पहला सवाल था इंतहा पसंदी के हवाले से, तो माफी के साथ मैं ये अर्ज करूं कि आप सिर्फ ये गौर कीजिए कि यहाँ पे एक वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुआ करता था, पीरज़ादा करवाया करते थे, उसपे वो क्रैकर्स चले, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पे मेले ठेले हुआ करते थे, वो बंद हो गए। यहाँ पे मेले जो श्राइन्स पे हुआ करते थे, वो धमाकों के नतीजे में उन पे भी वो कर दिया गया। जितनी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज है उनको हमने SOPs के तहत कर दिया, उसके लिए इजाजत तलब करनी पड़ती है। बसंत जो कि एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार हुआ करता था, जिससे मुल्क की मुईशत में बहुत सारे पैसे तो पापिन होते थे, लेकिन बच्चों को एक खेल मिल जाता था। ये बाकायदा एक आर्ट था, पतंगबाजी, पतंग बनाना तो अपनी जगह पे, लेकिन पतंगबाजी यानी पेच लड़ाना भी एक आर्ट था, वो भी खत्म हो गया। ग्राउंड जो है, प्ले ग्राउंड, वो हमारे पाकिस्तान भर में खत्म होते जा रहे हैं। वहां पे मार्केट्स बन रही हैं या कुछ और बन रहा है, जो भी बन रहा है, हमने वो सारा बंदोबस्त कर लिया जिससे इंतहा पसंदी को फरोग मिले। मैं जाती तौर पर खुद भी पतंगबाजी का बड़ा शौकीन रहा हूँ, 20 साल से मैंने नहीं उड़ाई पतंग, लेकिन मुझे ये पता है कि पतंगबाजी आपको बड़ा जो है वो एंगेज रखती थी। मसला कहाँ पे? मसला पतंगबाजी में नहीं है, मसला के भी गवर्नेंस रिलेटेड है कि गवर्नमेंट्स नाकाम हो गई। वो जो हमारी कातिल डोर जिसे हम कहते हैं, जो केमिकल स्ट्रिंग्स होती है, जिसमें आप लचकदार इंतहाई ताकतवर धागा इस्तेमाल करते हैं कॉटन की बजाय, जो कि पॉलीथीन का बना होता है, और उसके ऊपर जो है आप समर बॉन्ड और प्लस दूसरी चीजें यूज करके उसको स्वॉर्ड की तरह तेज कर देते हैं। हमने सारी उम्र कॉटन के धागे पे वो मांझा जो शीशा पाउडर और चावल के आटे का होता था, उससे पतंग उड़ाई, हमारी उंगलियां हल्की हल्की चिरती थी, उसके अलावा हमने कभी गला कटते नहीं देखा। यहाँ भी गवर्नेंस है कि आप उसको रोक नहीं पाए। अच्छा, ये है पाकिस्तान, और इसमें मैं समझता हूँ कि अवाम सबसे बड़ी जिम्मेदार है। कभी उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया कि फलां बंदा केमिकल डोर बेच रहा है, कभी उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया कि फलां छत से केमिकल की डोर से बंदा पतंग उड़ा रहा है। पेशावर में सारी केमिकल डोर जो है वहां पे तैयार हो रही है, हमारे फैसलाबाद में भी हो रही थी, वो फैक्ट्री जहर बंद हो गई। क्या पेशावर में KP गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया? यहाँ पे यार बंदा ही मुनाफाखोरी के चक्कर में है। उसमें मैं समझता हूँ कि बसंत मनाना या बसंत सेलिब्रेशन जो है ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और ये जो घुटन ज़दा माहौल है उसमें ठीक है, जश्न बहार है, और इसकी तारीख आज की नहीं है, सैकड़ों सदियां पुरानी है।
इसको ऑब्जर्व होना चाहिए। लेकिन अगेन गवर्नेंस रिलेटेड इशू यही है कि आप पूरे उस कल्चर का खात्मा कीजिए जिसके तहत वो खातिर डोर बिकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, किसी जो मैं कॉटन थ्रेड की बात कर रहा हूँ, आज भी आप उसको ऐसे पकड़ के ऐसे झटका देंगे टूट जाएगा, जबकि केमिकल को आप बांध के तोड़ने की कोशिश करें तब भी वो नहीं टूटती और वो बिल्कुल तलवार की तरह काम करती है। गवर्नेंस के मैटर्स अपनी जगह पे मौजूद हैं और जिनके लिए हम पॉइंट आउट भी करते रहते हैं। तो वो सबसे अहम बात ये है शाहिद साहब कि हुकूमतें जो है ना वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथों यरगमाल है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स को जिस तरह ट्रेन किया जाता है जैसे कि वो जॉर्ज अशतम हो, जैसे कि वो उनको सवाल नहीं किया जा सकता। ये एक हमारे सामने आया कि जनाब एक बंदा जो खुद विक्टिम है, जिसकी बीवी बच्ची दुनिया से चले गए, उस पर टॉर्चर किया। ये सब अनोखा और अकेला वाकया नहीं है। यहाँ पे तो हर रोज हर पुलिस स्टेशन में ये होता है कि बंदा कंप्लेंट दर्ज करवाने जाता है, उसके साथ ऐसा ही इंसानियत सोच सलूक होता है। इस कल्चर को तब्दील करने की जरूरत है और गवर्नेंस इसी का नाम है कि अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। और मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। मसरूफ़ टाइम में से वक्त लिया। नाज़रीन, जैसा कि दोनों ही मेहमानों ने इस बात पर जोर दिया है कि लाजमी बात है हमारे यहाँ जो है वो जो जिसकी सबसे ज़रूरत है वो है अवाम के मसाइल के तदारक की, गुड गवर्नेंस की। हम इसकी बजाय अगर खेल की तरफ, बसंत की तरफ या ऐसे त्योहारों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम को जो है वो तफरीह मुहैया ज़रूर की जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो है दीगर जो तरजीहात हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। जब तक हम अपने जो है नाहलियों का, अपनी कोताहियों का अजाला नहीं करेंगे, हम अवाम की हकीकी तरजीहात को जो है वो तरजीहात नहीं बनाएंगे, ना ही हम अवाम की ज़िंदगी में तब्दीली ला पाएंगे, ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।